जो कांग्रेस आज देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भारत छोड़ो यात्रा कर रही है, उसी कांग्रेस की सरकार ने एक समय देश के लोकतंत्र और संविधान को रौंद दिया था। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया घोषित आपातकाल, जिसने भारतीय लोकतंत्र की सारी अर्जित छवि को धूमिल करके रख दिया था। आज हम जानेंगे कि आखिर इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल थोपने की असली वजह क्या थी। क्या इस काले अध्याय के पीछे जेपी नारायण की बढ़ती लोकप्रियता थी, या फिर अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। आइए आपातकाल की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करते हैं। 1967 से 1971 तक यह वह दौर था जब इंदिरा गांधी का करिश्माई व्यक्तित्व कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि की छाप छोड़ रहा था। उनका राजनीतिक कद दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। इस समय गांधी का कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सरकार और मंत्रिमंडल पर पूर्ण रूपेण नियंत्रण स्थापित हो चुका था और पूरी पावर अपने हाथ में ले ली थी। इंदिरा गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को देख कांग्रेस का पुराना जो गुट था, स्वतंत्रता आंदोलन में जिसने हिस्सा लिया था, वह इंदिरा गांधी के कार्यों से खुश नहीं था। असल में बात यह थी कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जो के कामराज किसी ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे जिस पर उनका प्रभाव रहे। उस समय तक इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व काफ़ी शांत हुआ करता था। उनको लगा कि अगर इंदिरा को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो वह उनके प्रभाव में काम करेंगी। इंदिरा को गूंगी गुड़िया कहा जाता था उस वक्त, परंतु इंदिरा गांधी जैसे जैसे राजनीति के केंद्र में आती गई, बाहरी दखलंदाजी को किनारे करती गई, जिससे कांग्रेस का पुराना गुट उनसे नाराज चलने लगा। और जबकि दूसरा ग्रुप जो श्रीमती गांधी के पक्ष में था, वह अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए इंदिरा गांधी की खुशामद में लगा रहा। इस समय गांधी की लोकप्रियता और पार्टी पर नियंत्रण इस कदर हो चुका था कि वे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव अपने व्यक्तिगत रुचि के आधार पर करती थी, बजाय कांग्रेस या विधानमंडल की स्वीकार्यता के। और इसका आधार था इंदिरा गांधी की आमजन हितैषी छवि। इस छवि को बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने अनेक जन कल्याणकारी और समाजवादी फैसले किए थे। जैसे 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया ताकि आमजन की पहुंच बैंकों तक आसानी से हो पाए। दूसरा, 1970 में रिहायशी पेंशन भत्तों को बंद कर दिया गया। श्रीमती गांधी का कहना था कि भारत पहले से काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और यह धन जो भत्तों के रूप में राजा महाराजाओं को जाता है, वह आमजन की जेब में जाना चाहिए। गांधी की लोकप्रियता अल्पसंख्यकों, दलित, मजदूर, महिलाओं और किसानों में सड़ चढ़ कर बोलती थी। 1971 में लोकसभा चुनाव में गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। इस चुनाव में गांधी ने 518 में से 352 सीटों के साथ भारी बहुमत प्राप्त किया और विपक्ष के साथ साथ पार्टी के अंदर का जो विपक्ष था उसका भी खात्मा कर दिया। 1971 में अमेरिका की चेतावनी के बाद भी गांधी की बांग्लादेश लिबरेशन वार में अहम भूमिका रही और बांग्लादेश निर्माण के बाद इंदिरा गांधी का कद वैश्विक स्तर पर भी बढ़ गया। इस समय विपक्ष के काफी नेता गांधी के इस निर्णय से सम्मोहित हो बैठे थे। इंदिरा गांधी को दुर्गा जैसे विशेषणों से संबोधित किया गया था। यह वह समय था जब संसद और न्यायपालिका के बीच अंतर्युद्ध चल रहा था, जिसने आपातकाल के लिए धरातल का निर्माण किया। इस अंतर्द्वंद्व की शुरुआत तब होती है जब कोर्ट 1967 के गोलखनाथ मामले की सुनवाई करते वक्त कहती है कि संसद द्वारा संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता जिससे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की क्षति हो। पर इंदिरा गांधी ने 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा कोर्ट के फैसले को पलट दिया। दूसरा मौका गांधी के पास तब आया जब कोर्ट ने रिहायशी पेंशन पर बंदिश को रद्द कर दिया और गांधी ने 26वें संशोधन के द्वारा उसको भी पलट दिया। 26वें संशोधन ने सरकार को कोर्ट के ऑर्डर को निरस्त करने, अपने प्रस्ताव को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की शक्ति दी। और इस वीडियो में चलते चलते ज़रा नौकरी की बात कर लें। नौकरी पाना एक मुश्किल काम है। पहले अपना रिज्यूमे भेजना पड़ता है, एचआर से संपर्क करो, फिर शायद ही हमें कोई इंटरव्यू के लिए बुलाए। और अगर हमें नौकरी मिल जाए तो भी इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि हमें सैलरी या पोजीशन को लेकर कंप्रोमाइज़ करना पड़े। लेकिन नौकरी की तलाश रिज्यूमे और डिग्री पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास हुनर है तो आप उसी के मुताबिक नौकरी पा सकते हैं। यह काम री लेवल पिछले 1 साल से करता आ रहा है। 75 करोड़ से ज़्यादा के ऑफर्स री लेवल के जरिए डिलीवर किए जा चुके हैं और 1100 से अधिक नौकरी के प्रस्ताव जारी किए गए हैं, जो किसी भी आईआईटी या आईआईएम की सालाना संख्या से ज़्यादा है। इतना ही नहीं, ये नौकरियां भारत की शेष कंपनियों जैसे बिस्लरी, पेटीएम, मीशो और 800 अन्य में उपलब्ध है। आपको बस री लेवल में जाकर उनका फ्री टेस्ट देना है।
अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास भी ये सारी संभावनाएं होंगी। आप टेक, सेल्स और एचआर जैसे 11 अलग अलग डोमेन में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये लेवल न केवल आपको नौकरी दिलाने में मदद कर रहा है, आप उनके प्लेटफॉर्म से 11 अलग अलग डोमेन की तैयारी भी कर सकते हैं, जिनमें सबसे अच्छे कोर्स हैं। री-लेवल कोर्स सभी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं और उन सभी के लिए उपलब्ध है जो सीखने का इरादा रखते हैं। यानी अगर आप एक फ्रेशर के रूप में अपना कैरियर शुरू करना चाहते हैं, या आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, या आप अपना कैरियर ब्रेक के बाद फिर शुरू करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। यह आपके लिए सबसे अच्छा मौका है जहां आप टेस्ट पास करके नौकरी पा सकते हैं। वही प्लेटफॉर्म आपके टेस्ट की तैयारी में भी आपकी मदद कर रहा है। आपको बस इतना करना है कि पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करना है। इसके बाद री-लेवल की प्रवेश टीम आपके साथ ऑनलाइन मीटिंग शेड्यूल करेगी। वे यह नहीं देखेंगे कि आप किसी बड़े कॉलेज से हैं या अमेज़ॉन जैसी बड़ी कंपनी से हैं। वो केवल ये देखेंगे कि आप में अपस्किल करने का जो जुनून है या नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सीखना चाहते हैं। आप भी इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। आज ही री-लेवल कोर्स देखें। सीटें सीमित हैं लेकिन संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आपका सबसे अच्छा कैरियर विकल्प बस एक क्लिक दूर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी चेकआउट कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो के विषय पर। संसद और न्यायपालिका की इसी उठापटक के बीच मार्च अप्रैल 1974 में बिहार की राजनीति में जेपी नारायण के रूप में एक ऐसे शख्सियत का प्रवेश होता है जो कांग्रेस की जड़ें हिलाकर रख देता है। 1974 में जेपी नारायण, जो एक गांधीवादी आंदोलनकारी थे, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और छात्र, किसान और मजदूरों का आह्वान कर अहिंसापूर्ण तरीके से भारतीय समाज और राजनीति को बदलने की बात कही। उन्होंने केंद्र से बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग रखी थी, पर केंद्र ने उसको अस्वीकार कर दिया। एक महीने बाद रेलवे कर्मचारी यूनियन राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर चले गए। इस हड़ताल को इंदिरा गांधी सरकार ने नृशंसता से कुचल दिया और हजारों की संख्या में लोगों को जेलों में ठूंस दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में इंदिरा गांधी द्वारा की गई इस बर्बरता से लोगों के मन में धीरे धीरे इंदिरा गांधी के प्रति खटास उत्पन्न होने लगी। गुजरात, दक्षिण भारत के साथ साथ जेपी आंदोलन के जोर पकड़ने से कांग्रेस और इंदिरा गांधी की छवि धूमिल होनी शुरू हो चुकी थी। पर यह सब एक झलकी थी, मुख्य किरदार अभी छिपा था। वह किरदार था राजनारायण, जो 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव लड़े थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था। नारायण इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के उल्लंघन, रिश्वतखोरी, सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग के आधार पर केस दर्ज करते हैं। 12 जून 1975 को न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा इंदिरा गांधी को सरकारी मशीनरी के चुनाव में गलत उपयोग के आधार पर इंदिरा गांधी की चुनावी जीत को अमान्य घोषित कर देते हैं और उनकी लोकसभा सीट को रद्द कर अतिरिक्त 6 साल तक चुनाव न लड़ने पर रोक लगा देते हैं। इसी समय गुजरात में चिमन भाई पटेल के विरुद्ध विपक्षी जनता मोर्चे को भारी विजय मिली। इस दोहरी हार से निश्चित ही इंदिरा गांधी की असहजता और बढ़ गई। इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, पर न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर ने 24 जून 1975 के उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और आदेश दिया कि एक सांसद के रूप में इंदिरा गांधी को मिलने वाली सभी विशेषाधिकारों को बंद कर दिया जाए और उन्हें मतदान से वंचित कर दिया जाए। हालांकि उन्हें अपील का प्रस्ताव लंबित रहने तक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी गई। यहां पर जहां संसद का पलड़ा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में न्यायपालिका प्रभारी रहता था, न्यायपालिका ने भी अपना पुरजोर शक्ति प्रदर्शन किया। पर अगले दिन जेपी द्वारा दिल्ली में महारैली का आयोजन हुआ, जहां जेपी के पुलिस अधिकारियों को सरकार के आदेश का पालन न करने की अपील की। जेपी के इस बयान को सरकार के खिलाफ बगावत भड़काने के तौर पर देखा गया। यूं कहें कि इंदिरा गांधी को अपनी कुर्सी बचाने और आपातकाल घोषित करने का एक बहाना मिल गया। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फर्रुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की स्थिति घोषित करने का अनुरोध किया। 3 घंटे के भीतर सभी अखबारों, छपाई खानों की बिजली काट दी गई और मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट एंड डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत देश के सभी प्रमुख विपक्षी नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। 24 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी गई। धारा 352 और 356 के तहत सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो गए, जिसके तहत इंदिरा गांधी को इच्छानुसार समय तक सत्ता में रहने का अधिकार मिल गया और नागरिक अधिकार और राजनीतिक विरोधियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो गई। सिंधिया, जेपी नारायण, राजनारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली जैसे नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और बचे खुचे नेता अंडरग्राउंड हो गए।
कांग्रेस अपने नेता मोहन धारिया और चंद्रशेखर ने गांधी के इस फैसले का विरोध कर इस्तीफा दे दिया, उनको भी गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आपातकाल के दौरान 34,988 लोगों को मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और DIR के अंतर्गत 75,818 लोगों को गिरफ्तार किया गया। काफ़ी राज्यों ने गिरफ्तार हुए कैदियों को वर्गों में विभाजित किया। ए कैटेगरी में वे कैदी आते थे जो बड़े ओहदे के नेता, MPs, MLA थे। वहीं B कैटेगरी में कम ओहदे वाले नेता आते थे और C कैटेगरी में सामान्य लोग आते थे। हड़ताल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। जहां जहां हड़ताल होती थी वहां धरपकड़ कर उसको बर्बरतापूर्वक कुचल दिया जाता। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को स्थगित कर दिया गया। मीडिया और अखबारों की स्वतंत्रता को कुचल दिया गया। सरकार को भी किसी भी तरह के कानून को पास करने का अधिकार मिल गया था। इस अवधि में अनेक संविधान संशोधन हुए। वहीं संजय गांधी के 5 सूत्रीय कार्यक्रम ने आपातकाल की छटा को और शाह कर दिया। संजय गांधी ने देश को आगे बढ़ाने के नाम पर 5 सूत्रीय एजेंडे, परिवार नियोजन, दहेज प्रथा का अंत, वैश्विक शिक्षा, पेड़ लगाना, जाति प्रथा उन्मूलन पर कार्य करना आरंभ किया। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराई गई। शहरी नवीनीकरण के नाम पर दिल्ली की झुग्गी झोंपड़ियों का विनाश कर दिया गया, जिससे 7 लाख लोगों को विस्थापन करना पड़ा। यह नवीनीकरण का कार्य सिर्फ और सिर्फ दिल्ली नहीं अपितु देश के अन्य भागों में भी देखने को मिला। आपातकाल का एक रोचक किस्सा ये भी है कि संजय गांधी ने जाने माने गायक किशोर कुमार को बॉम्बे में कांग्रेस पार्टी की रैली के लिए गाने का प्रस्ताव दिया, किंतु किशोर कुमार ने संजय गांधी के इस प्रस्ताव को मना कर दिया। इस कारण संपूर्ण आपातकाल में रेडियो और दूरदर्शन पर किशोर कुमार के गानों पर अघोषित प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल को लंबा खिंचता देख इंदिरा गांधी के करीबियों ने आपातकाल को खत्म करने की हिदायत दी। इसको ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने देश में चुनाव की घोषणा कर दी और 21 मार्च 1977 को आपातकाल की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। आपातकाल की समाप्ति के बाद विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और जनता को लोकतंत्र और तानाशाही के बीच किसी एक को चुनने का आखिरी मौका दिया और भारतीय जनता ने परिपक्वता का परिचय देते हुए कांग्रेस को 154 सीटों पर निपटा दिया। इस चुनाव में इंदिरा गांधी को राजनारायण से 55,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और आपातकाल के समय हुए 42वें संशोधन जो संविधान के मूल ढांचे को चोट पहुंचा रहा था, उसको 44वें संशोधन द्वारा बदल दिया गया। जैसे प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाने वाले फैसले में कैबिनेट की सहमति की अनिवार्यता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता आदि, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में फिर से न हो सके। आपातकाल के इस काले साये में भी कुछ लोगों ने इसमें उजाला भी देखा, जिनमें विनोबा भावे एक ऐसे थे जिन्होंने आपातकाल को अनुशासन पर्व कहा था, क्योंकि हड़तालों की अनुपस्थिति में सभी सरकारी कार्य समय पर होने लगे थे। लेखक खुशवंत सिंह JRD टाटा ने भी आपातकाल की प्रशंसा की, हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान वापस ले लिए। ये थी कहानी घोषित आपातकाल की। इन दिनों बात होती है अघोषित आपातकाल की। विपक्ष एकजुट होने की बात कर रहा है। हमें नागरिक होने के नाते इससे यह सीख मिलती है कि एक नेता का अति लोकप्रिय होना हमेशा सुखद नहीं होता है, बल्कि लोकतंत्र में उससे सवाल पूछने और उसकी मनमर्जी के खिलाफ खड़े होने का स्पेस बचा रहना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, शेयर करें और मेरे काम को सपोर्ट करें पेटीएम, पेपाल, फ़ोनपे पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।